की क्लास सभी लोगों ने मेरे ख्याल से की होगी, और जिन्होंने नहीं की है वे लोग क्लास को जरूर कर ले, कल वाली, है ना। गुड इवनिंग दिव्यांश पांडे जी, गुड इवनिंग। चलो अब यहाँ पर क्योंकि कल की क्लास में हमने मुख्य परीक्षा की कुछ भूमिका बनाई थी, मुख्य परीक्षा के बारे में हमने समझा था, हमने देखा था कि हमको प्रत्येक पेपर के लिए किस प्रकार से काम करना है। क्योंकि एनसीईआरटी पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने बल दिया है कि आपको एनसीईआरटी 10 बार लगभग पढ़नी है, तो मेरी यही आशा है कि आप लोगों ने एनसीईआरटी को पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा, ठीक है। अब दूसरी चीज ये कि हमने शुरुआत की थी ज्योग्राफी जीएस मेंस की, ज्योग्राफी के पोर्शन की हमने शुरुआत की थी, सामान्य अध्ययन पेपर 1 की हमने शुरुआत की थी। और शुरुआत में ही मैंने आपको कह दिया था कि हालांकि पृथ्वी की उत्पत्ति आपका विषय वस्तु नहीं है, भूगर्भिक समय सारणी भी आपका विषय वस्तु नहीं है, लेकिन ये दोनों क्लास मैं आपकी लूंगी, परंतु दोनों क्लास में बाद में लूंगी, ठीक है। बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में, बिना किसी बाधा के, और आसानी से समझ में भी आ जाएगा, और क्लास भी बहुत मजेदार लगेगी। ये सारी चर्चा भी मैंने कल आपके साथ की थी, ठीक है। और मैंने शुरुआत कर दी थी, चूंकि हमारी जो पृथ्वी थी, हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी, हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति जो कि सर्वमान्य सिद्धांत आज के दौर में माना जाता है, वह है आपका बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी के उपरांत ही आपकी पृथ्वी भी क्या हुई, ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, या ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। उसके बाद धीरे धीरे ब्रह्मांड ने विस्तार करना आरंभ किया, और उसी से उसके कुछ समय बाद, यानी आज से अगर हम देखें तो 4.7 अरब वर्ष पूर्व आपकी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। और पृथ्वी जब आपकी उत्पन्न हुई थी तो पृथ्वी आपकी क्या थी, एक आग का गोला थी, एक तप्त धधकता हुआ आग का गोला थी। अब आज की अगर आप पृथ्वी देखोगे और उस समय 4.7 अरब वर्ष पूर्व की पृथ्वी आप देखोगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस था, बहुत अधिक डिफरेंस था। तो जो आज वर्तमान में आप पृथ्वी के बारे में जितना जान पाए हैं, जितना समझ पाए हैं, उसके बारे में अगर आप देखेंगे तो शुरुआती दौर से, यानी ये 4.7 अरब वर्ष पूर्व से अब तक की ये विभिन्न प्रक्रियाओं से होकर के गुजरी है। तो आपकी जो पृथ्वी है किन किन प्रक्रियाओं से होकर के गुजरी है, और वे जो प्रक्रियाएं हैं आखिर वे प्रक्रियाएं हैं क्या, और क्या वे प्रक्रियाएं वर्तमान में भी जारी है, इसी बात को तो हमको समझना है। तब तो हम पृथ्वी के इंटीरियर को, तब तो हम अर्थ के इंटीरियर को समझ पाएंगे, तब तो आप उसकी आंतरिक संरचना को, आंतरिक दशा को जान पाएंगे, और तभी आप भूकंप और ज्वालामुखी के बारे में समझ पाएंगे। क्योंकि आपके सिलेबस में सीधा सीधा भूकंप और ज्वालामुखी ही दिया है, लेकिन अकेले भूकंप ज्वालामुखी को पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको आगे और पीछे दोनों के विषय बिंदु भी पढ़ने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आज जो आपका टॉपिक शुरू होगा वह होगा आपका भूपरपट्टी की उत्पत्ति एवं विकास। भूपरपट्टी की उत्पत्ति एवं विकास। अभी समझ में आएगा बहुत आसानी से, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, एकदम आसानी से आसान भाषा में समझ में आएगी सारी चीजें, है ना। चलो हाँ चलिएगा, हमारा टॉपिक क्या है कि भूपरपट्टी की उत्पत्ति एवं विकास हमको समझना है, ठीक। आधी बात कल मैंने लगभग आपको समझा दी थी कि बिग बैंग थ्योरी के उपरांत पृथ्वी आपकी क्या थी, पृथ्वी आपकी एक तप्त धधकते हुए अग्निपिंड की भांति थी। यानी कि इस धधकते हुए पिंड में ये कैसी थी, गैसी अवस्था में थी, लिक्विड अवस्था में थी, कुछ इसके सॉलिड पार्ट थे, यानी विभिन्न प्रकार के पदार्थों की इसमें लिक्विड दशाएं मौजूद थी। यानी कि ये कैसी थी, एक गैसियस मास के रूप में आपके सामने थी, मतलब उस समय थी। उस समय चूंकि जीवों का भी तो विकास नहीं हुआ था, है ना, तो उस समय ये पृथ्वी ऐसी थी। कब, लगभग 4.7 अरब वर्ष पूर्व, 4.7 अरब वर्ष पूर्व, ठीक है। अब जैसे धीरे धीरे ब्रह्मांड के आपके सारे पिंड ठंडे हो रहे थे और ब्रह्मांड अपना विस्तार कर रहा था, वैसे ही चूंकि पृथ्वी भी क्या है, ब्रह्मांड का एक हिस्सा है, तो ब्रह्मांड के अन्य
पिंड जब ठंडे हो रहे थे तो उसी प्रकार आपकी पृथ्वी भी क्या कर रही थी, शीतलीकरण की प्रक्रिया कर रही थी। यानी कि पृथ्वी की जैसे ही उत्पत्ति होती है तो पृथ्वी एक प्रोसेस करती है, पृथ्वी एक प्रक्रिया करती है जिसको क्या कहते हैं, जिसको प्रोसेस ऑफ कूलिंग की प्रक्रिया कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, प्रोसेस ऑफ कूलिंग कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, प्रोसेस ऑफ कूलिंग। यानी कि इसको हिंदी में क्या कहेंगे, शीतलीकरण की प्रक्रिया। क्या कहेंगे, शीतलीकरण की प्रक्रिया। यानी कि जब पृथ्वी गर्म थी, तप्त धधकता हुआ पिंड थी, उसके बाद पृथ्वी ने सबसे पहले कौन सी प्रोसेस की, तो सबसे पहले आपकी पृथ्वी ने प्रोसेस की कूलिंग की, शीतलीकरण की प्रोसेस की। और इस शीतलीकरण की प्रोसेस में क्या होगी, पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होगी। और जब कोई गर्म वस्तु धीरे धीरे ठंडी होती है तो वो गैस को ऊपर की ओर विस्तारित करने लगती है। और जब ये गैस को ऊपर की ओर छोड़ रही थी तो पृथ्वी के कुछ, क्योंकि उस समय गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी में कम था, अब कम क्यों था, क्योंकि पृथ्वी सॉलिड कहाँ थी, पृथ्वी तो लिक्विड थी उस समय, तो पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति उतनी अधिक नहीं थी। लेकिन जितनी भी थी आपकी पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण शक्ति, उस गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने इस निकलते हुए गैस को क्या कर लिया, अपने गुरुत्व से चारों ओर बांध लिया। अपने गुरुत्व से क्या कर लिया, अपने गुरुत्व से चारों ओर बांध लिया। यानी कि पृथ्वी ने क्या किया, आरंभिक वायुमंडल का निर्माण कर दिया। तो सबसे पहली प्रोसेस हुई आपकी प्रोसेस ऑफ कूलिंग की, शीतलीकरण की। इससे क्या होने लगा, आरंभिक वायुमंडल का निर्माण होने लग गया। ठीक है, अब शीतल तो हो रही है पृथ्वी धीरे धीरे। अब शीतल होने के बाद जो ये गैस को छोड़ रही है, गैस को ऊपर की ओर प्रसार कर रही है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, ये प्रोसेस कहलाएगी प्रोसेस ऑफ डीगैसिंग। क्या कहलाएगी, प्रोसेस ऑफ डीगैसिंग, यानी कि गैस विमुक्तिकरण की प्रक्रिया। तो दूसरी प्रक्रिया इसने क्या कर दी, गैस विमुक्तिकरण की प्रक्रिया की। दूसरी प्रक्रिया इसने कौन सी की, तो दूसरी प्रक्रिया इसने की गैस विमुक्तिकरण की प्रक्रिया। ठीक है, इसके बाद अब आओ, अब ये ठंडी भी हो रही है, इससे गैस भी मुक्त हो रही है, तो तीसरी इसकी प्रोसेस जो होगी वह होगी प्रोसेस ऑफ मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन, मैग्मा पृथक्कीकरण की प्रक्रिया। अब ये मैग्मा पृथक्कीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, ध्यान से सुनना कि जो आपकी पृथ्वी थी, इस पृथ्वी में बहुत सारे पदार्थ व्याप्त थे। कुछ हल्के पदार्थ थे, कुछ भारी पदार्थ थे, और कुछ इंटरमिटेंट पदार्थ थे, अंतरालयी पदार्थ थे। यानी कि जो ना तो ज्यादा हल्के थे, जो ना तो ज्यादा भारी थे। तो हर प्रकार के पदार्थ आपकी पृथ्वी में मौजूद थे। इन पदार्थों में चूंकि प्रकृति का ये नियम है, विज्ञान का ये नियम है कि जो हल्का तत्व या हल्का पदार्थ होगा वह ऊपर की ओर उठेगा, और जो भारी पदार्थ होगा वो क्या होगा, नीचे की ओर बैठेगा। तो इसका मतलब आपकी पृथ्वी ने क्या की, मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन की प्रोसेस की, मैग्मा पृथक्कीकरण की प्रक्रिया की। और इस मैग्मा पृथक्कीकरण की प्रक्रिया के दौरान आपकी पृथ्वी ने क्या की, हल्के पदार्थों को ऊपर की ओर जाने दिया और भारी पदार्थों को क्या कर लिया, अंदर की ओर समेट लिया। यानी कि इसमें क्या गए, हल्के पदार्थ ऊपर की ओर गए, हल्के पदार्थ ऊपर की ओर गए, और भारी पदार्थ कहाँ आ गए, अंदर की ओर आ गए। भारी पदार्थ कहाँ आ गए, अंदर की ओर आ गए। तो यानी कि यहाँ पर ये जो हल्के और भारी पदार्थों का ऊपर और अंदर की ओर आना, ये जो प्रोसेस हुई, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को आप कहेंगे प्रोसेस ऑफ मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन। इसको क्या कहेंगे, मैग्मा पृथक्कीकरण की प्रक्रिया, मैग्मा पृथक्कीकरण
करण की प्रक्रिया। तो अब इसने तीसरी प्रोसेस क्या की, इन्होंने तीसरी प्रोसेस की, प्रोसेस ऑफ मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन, मैग्मा पृथक्कीकरण की प्रक्रिया। अब क्या हुआ, जो हल्के पदार्थ कौन से, जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, सिलिका हो गया, है ना, ऑक्सीजन हो गया, ये सब कहाँ आ गए, ये सब इसके ऊपरी भाग में, इसकी सतह में, इसके क्रस्ट की ओर आने लगे। और जो भारी पदार्थ जैसे निकिल हो गया, फेरस हो गया, ये क्या जाने लगे, ये इसके केंद्र में जाकर के जमा होने लगे। और जो इंटरमिटेंट पदार्थ है, अंतरालयी पदार्थ है, जैसे कि क्या आपका मैग्नीशियम हो गया, कौन सा है आपका अंतरालयी पदार्थ, मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम जैसे जो अंतरालयी पदार्थ है, जो ना तो भारी है और जो ना तो हल्के है, वे कहाँ हो गए, वे मध्य भाग में जमा हो गए। वे कहाँ जमा हो गए, वे मध्य भाग में जमा हो गए। कहाँ जमा हो गए, मध्य भाग में जमा हो गए। तो ये जो प्रोसेस की पृथ्वी ने आपकी, ये जो प्रोसेस है मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन की, गैस विमुक्तिकरण की, डिगैसिंग की और कूलिंग की, ये प्रोसेस आज भी चल रही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि तब से लेकर अब तक ये प्रोसेस चल रही है, वर्तमान में भी यह प्रोसेस जारी है। ठीक, अब यहाँ पे 3 प्रोसेस आपने देखी, इसके अलावा और क्या की, अब मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन भी हो गया। अब ये जो हल्के तत्व ऊपर की ओर आए हैं, ये जो हल्के तत्व ऊपर की ओर आए हैं, चूंकि अभी लिक्विड अवस्था में है, तो आप जानते हो कि साइंस का ये भी नियम है कि कोई वस्तु यदि गैसियस अवस्था में, अभी गैसियस रूप में ये ऊपर आए, तो साइंस का ये नियम है कि जो वस्तु गैसियस अवस्था में है वह किस में आएगी, लिक्विड में जरूर आएगी, और जो लिक्विड में है वह ठोस में जरूर आएगी। तो अब यहाँ पर जो ये हल्के तत्व ऊपर की ओर आए, पहले तो ये लिक्विड बनेंगे और लिक्विड बनने के बाद फिर ये घनीभूतीकरण की प्रक्रिया करेंगे। किसकी प्रक्रिया करेंगे, घनीभूतीकरण की प्रोसेस करेंगे। किसकी, सॉलिडिफिकेशन की प्रोसेस करेंगे। किसकी प्रोसेस करेंगे, सॉलिडिफिकेशन की प्रोसेस करेंगे। यानी फोर्थ जो प्रोसेस आपकी पृथ्वी कर रही है वह प्रोसेस क्या है, तो वह आपकी घनीभूतीकरण की प्रक्रिया है, सॉलिडिफिकेशन की प्रोसेस है। और ये जो सॉलिडिफिकेशन की प्रोसेस होगी, ये जो तत्व ऊपर आए हैं ये आपस में क्या होंगे, घनीभूत होंगे, आपस में जुड़ेंगे, जुड़ करके ठोस रूप धारण करेंगे। जुड़ करके क्या करेंगे, धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़ करके ठोस रूप धारण करेंगे, घनीभूतीकरण की प्रक्रिया करेंगे। ठीक है, यानी कि अब जो पदार्थ है वो धीरे धीरे आपस में जुड़ने लगे हैं और छोटी छोटी संरचना से अब बड़ी संरचना का निर्माण होने लगा है। यानी कि अब जो लास्ट 5th प्रोसेस होगी, यह लास्ट प्रोसेस क्या कहलाएगी, तो ये जो लास्ट प्रोसेस आपकी पृथ्वी कर रही है यह है लिथिफिकेशन की प्रोसेस, जिसको क्या कहते हैं, चट्टानीकरण की प्रोसेस। यानी कि अब छोटे छोटे पदार्थ आपस में घनीभूत हो गए हैं। ये जो छोटे छोटे पदार्थ आपस में घनीभूत हुए हैं, यही छोटे छोटे पदार्थ सम्मिलित होकर एक बड़ी संरचना का निर्माण करेंगे, एक बड़ी संरचना का निर्माण करेंगे। और ये जो बड़ी संरचना का निर्माण हो रहा है इसको क्या कहेंगे, प्रोसेस ऑफ लिथिफिकेशन कहेंगे, चट्टानीकरण की प्रक्रिया कहेंगे। तो ये जो प्रोसेस आपने देख के आया कि पृथ्वी कूलिंग कर रही है, डिगैसिंग कर रही है, मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन की प्रोसेस कर रही है, सॉलिडिफिकेशन की प्रोसेस कर रही है, लिथिफिकेशन की प्रोसेस कर रही है, ये सारी प्रोसेस आज वर्तमान में भी जारी है, वर्तमान में भी जारी है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है जो आपकी पृथ्वी ने अपने उत्पत्ति काल के दौरान की थी, उत्पत्ति काल के दौरान शुरू हुई थी और आज वर्तमान तक चल रही है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो प्रोसेस आपने अभी पढ़ी है, ये पूरी प्रोसेस आगे भौतिक भूगोल में आपको काम आने वाली है। ये पूरी प्रोसेस कहाँ काम आएगी, 5 प्रोसेस आपको शब्दशः याद होनी चाहिए, कूलिंग की, डिगैसिंग
गैसिंग की, मैग्नेटिक डिफरेंशिएशन की, सॉलिडिफिकेशन की, लिथिफिकेशन की। आगे जैसे जैसे टॉपिक आते जाएंगे मैं आपको बार बार याद दिलाती जाऊंगी कि मैंने शुरुआत में आपको ये क्लास और मैंने शुरुआत में आपको ये सारी प्रोसेस बताई थी। पुराने जो छात्र है अभी भी मेंस के कुछ सुन रहे हैं वे लोग जानते होंगे कि बीच बीच में ये सारी प्रोसेस काम आती है, याद दिलाना पड़ता है कि देखो पृथ्वी ये काम कर रही थी। इसलिए ये सारी प्रोसेस को शुरुआत में ही समझ लेना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर ये पांचों प्रोसेस को आप क्या करेंगे, याद करके रख लेंगे, अपने दिमाग में बिठा करके रख लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के क्रम में चूंकि पृथ्वी के द्वारा की गई क्रियाएं आपको समझ में आ गई, अब इन्हीं क्रियाओं के आधार पर तो हम पृथ्वी के इंटीरियर को समझेंगे। तो अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा वह टॉपिक आपका क्या है, द अर्थ इंटीरियर, भूगर्भ के बारे में अब हमको अध्ययन करना है, यानी कि पृथ्वी के गर्भ के बारे में हमको अध्ययन करना है। और पृथ्वी के गर्भ पर जाने से पहले दो तीन चीजें मैं आपको बता देना चाहती हूँ। पहले हेडिंग डाल लो सबके सब, भूगर्भ, द अर्थ इंटीरियर। ये जो लिखना चाहते हैं वे लिखते चले, डायग्राम बनाते चले, सब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि आधार ही अगर मजबूत नहीं होगा तो ऊपर जो दीवारें खड़ी होती है वो क्या कहते हैं, नीचे का जो बीम कहते हैं उसको क्या कहते हैं, वही अगर मजबूत नहीं होगा तो ऊपर जो मकान के लिए दीवारें खड़ी होती है वो कैसे ज़्यादा देर तक टिक पाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपका बेस मजबूत हो, आपका आधार मजबूत हो, तभी तो आप दीवार खड़ी कर सकते हो उस पर लंबी से लंबी। तो इसलिए हमको बेसिक से चलना है ताकि हमको कोई कहीं भी किसी भी प्रकार के कॉन्सेप्ट में कोई कमी ना रह जाए और कोई मतलब हमको ये ना हो कि हमको समझ में नहीं आया, है ना। तो सब लोग लिखते भी चले अपने सुदृढ़ीकरण के लिए, अपने नोट्स भी आपके बन जाएंगे और आपको काम भी आएगा। हाँ, फाउंडेशन, मनोज जी ने सही बताया। भूगर्भ द अर्थ इंटीरियर, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज ये समझना कि एक मिनट, अब यहाँ पर एक चीज समझना कि जो भूगर्भ है, वैसे तो आपका ये भूगर्भ है, ये हमारे भूगोल विषय की विषय वस्तु नहीं है। पहली बात, भूगोल विषय की विषय वस्तु क्या होती है, मतलब भूगोल में हम लोग क्या पढ़ते हैं। तो भूगोल में मुख्य तौर पर अगर किसी चीज का अध्ययन किया जाता है तो वह है कि जो आपको पृथ्वी के ऊपर यानी कि धरातल पर जो स्थलाकृतियां आपको दिखती है, जैसे कि पर्वत हो गए, पठार हो गए, नदियां हो गई, नदियों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हो गई, हिमानी हो गई, घाटियां हो गई, ये जो आपको अर्थ के ऊपर सरफेस में ये धरातल पर जो आपको स्थलाकृति नजर आती है, मुख्य तौर पर भूगोल जो विषय है वो उसी के अध्ययन की बात करता है। किसके अध्ययन की बात करता है कि जो धरातल पर आपको स्थलाकृति नजर आ रही है, भूगोल विषय मुख्य तौर पर उसी के अध्ययन की बात करता है, ठीक है। बाकी उसकी भूगोल की भी अलग अलग शाखाएं हैं। जैसे अंदर भूगर्भ की अगर हम बात करें तो भूगर्भ का जो अध्ययन है या भूगर्भ के जो भूगर्भ का जो अध्ययन किया जाता है वो या तो भूगर्भ शास्त्री करते हैं या भूविज्ञानी करते हैं। वो एक पढ़ने वाले छात्र के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन धरातल पर जो आपको स्थलाकृतियां नजर आ रही है उन स्थलाकृतियों का सीधा संबंध किससे है, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से है, अर्थ के इंटीरियर से है। यानी कि पृथ्वी के गर्भ में कुछ तो ऐसी घटनाएं घटित हो रही है जिससे कि धरातल पर आपको स्थलाकृति नजर
आ रही है। तो ये धरातल पर स्थलाकृति आई है, तो उस स्थलाकृति कैसे निर्मित हुई है उसके कारण को जानने के पीछे जब भूगोल विषय का छात्र जाता है तो वो धीरे धीरे पृथ्वी के गर्भ तक भी पहुंच जाता है। कहने का अर्थ ये कि पृथ्वी का गर्भ, अर्थ का इंटीरियर तो हमको पढ़ना है, लेकिन सिर्फ उतना पढ़ना है जितना हमारे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। हमको अतिरेक नहीं, हमको कम नहीं पढ़ना है, ना ही हमको ज्यादा पढ़ना है। हमको कितना पढ़ना है उतना ही पढ़ना है जितना हमारे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु जो अभी मैं बताने जा रही हूँ बस उतने ही है, उससे ज्यादा इसके बारे में आप लोग ज्ञान प्राप्त करने की ना अपने मन में जिज्ञासा लाना, ना चेष्टा पैदा करना कि हमको नहीं इसके बारे में हमको विस्तार से जानना, कोई आवश्यकता नहीं है। जितना हम बता देंगे उतना पर्याप्त है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप भूगर्भ अर्थ के इंटीरियर को देखेंगे तो अर्थ के इंटीरियर का जो विषय वस्तु है ये किसका काम है? भूगर्भ शास्त्री का या भूविज्ञानी का काम है कि ये लोग देखे, भूविज्ञानी का काम है कि ये लोग देखे, ठीक है। चलो ये हमारा काम नहीं है, ये इनका काम है। लेकिन जो आपका अर्थ है, इस अर्थ जो आपका धरातल है, उस धरातल को समझने के लिए आपको इस अर्थ को समझना जरूरी है। यानी कि अगर हम एक बात मैं कहूँ कि जैसे ये आपकी पृथ्वी है ना, ये क्या है? ये आपकी पृथ्वी है और पृथ्वी को अगर आप देखेंगे तो इसके सतह से इसके केंद्र तक की दूरी 6371 किलोमीटर इसके सतह से केंद्र तक की दूरी है। अब ये बताओ क्या 3671 किलोमीटर आप पृथ्वी की सतह से केंद्र तक जा सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं जा सकते। क्या आप किसी भी माध्यम से इसके केंद्र तक पहुंच सकते हो क्या? बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकते। तो इसका मतलब ये तो बात सत्य है या ये तो बात तय है कि हम पृथ्वी के गर्भ को प्रत्यक्ष तौर पर जानने में असफल है, हम नहीं जान सकते। यानी कि पृथ्वी के आंतरिक दशाओं को हम प्रत्यक्ष तौर पर ना तो देख सकते हैं ना उसके बारे में हम जान सकते हैं। तो फिर सवाल ये खड़ा होता है कि तो फिर इसके इंटीरियर को हम जानेंगे कैसे? तो इसके इंटीरियर को जानने के लिए हमको कुछ प्रमाणों पर जो भूवैज्ञानिकों ने दिए हैं, भूगर्भ शास्त्रियों ने दिए हैं, उनके द्वारा दिए गए हम कुछ प्रमाणों के आधार पर पृथ्वी के इंटीरियर को समझने का प्रयास करते हैं। तो अब हमारे सामने बात ये आएगी तो इसके स्रोत कौन कौन से हैं? यानी कि हमको इसके क्या देखना है? स्रोत देखना है। पृथ्वी के गर्भ को जानने के लिए या पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए हम किस पर डिपेंड है? किन्हीं ना किन्हीं स्रोतों पर डिपेंड है। तो हमको क्या देखने हैं? इसके स्रोत ही देखने हैं। अब स्रोत भी कुछ ऐसे स्रोत होंगे जिनको हम प्रत्यक्ष तौर पर समझ सकते हैं और कुछ ऐसे स्रोत होंगे जिनको हम अप्रत्यक्ष तौर पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर अगर हम इसको डिवाइड करें तो इसके दो पार्ट बनेंगे। एक तो इसका एक पार्ट बनेगा, वह आपका बनेगा प्रत्यक्ष स्रोत। क्या होगा? डायरेक्ट सोर्स। आपके क्या हो जाएंगे? प्रत्यक्ष स्रोत डायरेक्ट सोर्स हो जाएंगे, है ना। और दूसरा जो भाग बनेगा आपका वह डिवाइड होगा इनडायरेक्ट सोर्स या अप्रत्यक्ष स्रोतों पर। तो दो भाग बन गए, एक बन गए इसके प्रत्यक्ष स्रोत और दूसरा बन गया क्या? इसका अप्रत्यक्ष स्रोत। यानी कि इसके प्रत्यक्ष स्रोत में हम उन बिंदुओं को देखेंगे जिससे कि हमको पृथ्वी के आंतरिक भाग की प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त होती है। अब पृथ्वी के आंतरिक भाग की प्रत्यक्ष जानकारी किन किन बिंदुओं के माध्यम से हो सकती है? ठीक है, तो पहला बिंदु क्या होना चाहिए? पहला बिंदु आपका आ जाएगा अनावरित चट्टाने। क्या है? अनावरित चट्टाने। पहला बिंदु क्या है? तो पहला बिंदु है अनावरित चट्टाने, एक्सपोज्ड रॉक। पहला क्या है? अनावरित चट्टाने, एक्सपोज्ड रॉक। इसके माध्यम से आप पृथ्वी के इंटीरियर को समझ सकते हैं। अभी मैं बताऊंगी आपको कैसे क्या क्या है, एक एक को डिफाइन किया जाएगा बहुत आसानी से, है ना। दूसरा है आपका, दूसरी है कायांतरित चट्टाने। दूसरी कौन सी है? तो दूसरी है आपकी कायांतरित चट्टाने, मेटामॉर्फिक रॉक जिसको कहते हैं, कायांतरित चट्टाने, है ना। और जो तीसरा है आपका, यह स्रोत है तीसरा, वोल्केनो ज्वालामुखी, है ना।
तीसरा स्रोत क्या है? जिसके माध्यम से आप पृथ्वी के आंतरिक भागों को जानने में सहजता प्राप्त होती, वह है आपकी ज्वालामुखी के माध्यम से या इसके द्वारा जो मैग्मा ऊपर आता है उसके द्वारा, ठीक है। और जो चौथा आपके पास डायरेक्ट सोर्स है वह क्या है? वह है आपकी मानव निर्मित खाने, मानव निर्मित खाने। इनके माध्यम से भी आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना को प्रत्यक्ष तौर पर समझ सकते हैं। तो ये 4 बिंदु है जिन पर आपको मुख्य रूप से फोकस करना है, किस में? डायरेक्ट सोर्स में, प्रत्यक्ष स्रोतों में, ठीक है। अगली बात कि अब अप्रत्यक्ष स्रोत में कौन कौन से स्रोत आएंगे? तो अगर आप अप्रत्यक्ष स्रोत भी 2 भागों में बढ़ जाएगा, ध्यान रखना, अप्रत्यक्ष स्रोत भी कितने भागों में बढ़ जाएगा? तो आपका अप्रत्यक्ष स्रोत भी 2 भागों में बढ़ता है। एक आपके कहलाते हैं आर्टिफिशियल सोर्स, यानी कि आपके क्या हो गए? कृत्रिम प्रमाण हो गए, कृत्रिम प्रमाण हो गए। और एक आपके क्या कहलाएंगे? नेचुरल सोर्स, यानी कि आपके क्या हो जाएंगे? प्राकृतिक प्रमाण हो जाएंगे, प्राकृतिक प्रमाण हो जाएंगे। तो यहां पर अगर आप देखेंगे कृत्रिम प्रमाण और प्राकृतिक प्रमाणों का डिफरेंस, तो आप पाएंगे कि कृत्रिम प्रमाण में आपको क्या देखना है? आपको पृथ्वी का घनत्व देखना है। क्या देखना है? आपको पृथ्वी का घनत्व देखना है, आपको पृथ्वी का दाब देखना है, आपको पृथ्वी का ताप देखना है। तो ये तीनों, घनत्व, दाब और ताप, अभी आगे समझ में आएगा कि इन तीनों का क्या महत्व है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में, है ना। तो यहां पर घनत्व, दाब और ताप, ये आपके पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के कैसे है? कृत्रिम प्रमाण है। और जो आपके अप्रत्यक्ष स्रोतों में जो आपके प्राकृतिक प्रमाण हैं वह क्या है? तो वह एक है आपका, एक तो उल्कापात, जो आपके उल्का पिंड जो आपके पृथ्वी पर आकर के गिरता है उसको उल्कापात कहने लग जाते। तो एक है आपका उल्कापात, और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट भूकंपीय तरंगे। भूकंपी तरंगों की जब पृथ्वी की भूकंपी तरंगों का जब अध्ययन किया गया तो उसने भूगर्भ शास्त्र के विषय में एक क्रांति सी ला दी थी। यानी कि सबसे सटीकता से अगर हम पृथ्वी के इंटीरियर को समझना चाहे तो सबसे बेस्ट सोर्स है भूकंपी तरंगे। इन तरंगों ने, चूंकि इनको आधुनिक सोर्स का भी दर्जा दिया गया है भूकंपी तरंगों को, क्योंकि भूकंपी तरंगों के अध्ययन ने पृथ्वी के आंतरिक संरचना को समझने के क्षेत्र में एक क्रांति लाने का काम किया है। तो ये बहुत बड़ा एरिया है भूकंपी तरंगों द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने का जो पोर्शन है वो बहुत बड़ा है, उसमें पूरी एक क्लास का लगभग समय लग जाएगा, है ना। तो उसको तो मैं कल ही बताऊंगी, आज बाकी हम इन अन्य तत्वों को, इन अन्य बिंदुओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे, है ना। तो यहां पर ये क्या हो गया? आपका एक फ्रेम तैयार हो गया, किसके संदर्भ में? भूगर्भ को जानने के सोर्स के संदर्भ में। तो जो नए छात्र हैं वे सभी इस फ्रेम को मेरे साथ साथ बनाते चले ताकि उनको समझने में आसानी हो, है ना। तो यहां पर सबसे पहले हम किसको देखेंगे? तो सबसे पहले हम प्रत्यक्ष स्रोत को देखेंगे। किसको देखेंगे? सबसे पहले प्रत्यक्ष स्रोतों को देखेंगे। तो सब लोग हेडिंग डालेंगे प्रत्यक्ष स्रोत। सब लोग हेडिंग किसकी डालेंगे? प्रत्यक्ष स्रोत की। क्या कह रहे हो मनोज जी? 4th में है मानव निर्मित खाने। 4th में है मनोज जी मानव निर्मित खाने। मतलब जो खनिज पदार्थ प्राप्त करने के लिए जो हम खनन कार्य करते हैं, जैसे मैग्नीज को प्राप्त करने के लिए, लौहयस्क को प्राप्त करने के लिए, तांबा को प्राप्त करने के लिए, सोना को प्राप्त करने के लिए, विभिन्न प्रकार के खनिजों को प्राप्त करने के लिए जो हम खदानों का निर्माण करते हैं उन्हीं को कहा गया है मानव निर्मित खाने। ठीक है, चलो अब यहाँ पर अच्छा ठीक है, नीचे का नहीं दिख रहा है, ओके मैं नीचे नहीं लिखूंगी अब, ठीक है। चलो अब यहां पर सबसे पहला क्या? प्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत, ठीक है।
प्रत्यक्ष स्रोत में सबसे पहला क्या देखना है हमको, अनावरित चट्टाने। अनावरित चट्टाने, अनावरित चट्टाने कहने का अर्थ क्या है, अब यहाँ पर पहले समझिएगा सब लोग, ठीक है, पहले समझो। समझना ये है कि जैसे मान लो ये धरातल का कोई भाग है, ये क्या है, ये आपके धरातल का कोई भाग है, ठीक, ध्यान से सुनना सब लोग, बहुत ध्यान से सुनना। धरातल का कोई भाग है, ये नीचे की ओर थोड़ा सा धसा हुआ है, ये कैसा है, नीचे की ओर धसा हुआ है, ये नीचे वाला पार्ट ये ठोस है, ये धरातल का भाग है और नीचे की ओर धसा हुआ है, ठीक। अब ये जो भाग नीचे की ओर धसा हुआ है, अब जो बाहरी कारक है, बाहरी कारक कहने का मतलब यानी कि बाहरी शक्तियां, बाहरी शक्तियां कौन सी होती है भूगोल की भाषा में, जैसे कि आपकी पवन हो गई, पवन हो गई, आपकी नदियां हो गई, हिमानी हो गई, है ना। ये जो बाहरी शक्तियां हैं, इन बाहरी शक्तियों के द्वारा की जाने वाली क्रिया अपर्दन या निक्षेपण की, चूंकि आगे की क्लासों में मैं बताऊंगी, अभी तो मैं बस बोल के बता सकती हूँ। जैसे कि पवने हैं, मान लो उसके रास्ते में कोई चट्टान आई, उस पवन अपने झोंके के साथ उस चट्टान को लगातार चोट करेगी, वह चट्टान के कुछ हिस्से धीरे धीरे टूटने लग जाएंगे, टूटने लग जाएंगे छोटे छोटे कणों में। अब चट्टान उन छोटे छोटे कणों को बहा कर ले जाने में सहज होगी, तो उन छोटे छोटे कणों को पवने अपने साथ बहा कर ले जाएगी, या अगर बारिश हो गई तो वर्षा का जल उनको अपने साथ बहा कर ले जाएगा। वहां से कोई नदी निकल रही है तो वो नदी अपने साथ उन कणों को बहा कर ले जाएगी। तो इस तरीके से अपने द्वारा ले जाए गए पदार्थों का किसी एक स्थान पर क्या करेगी, लगातार जमाव करेगी। तो मान लो पवनों ने नदियों ने क्या करी, अवसाद लाई, और इन अवसादों का ये जो गहरा भाग है, जिसको हम क्या कह सकते हो आप, भूसन्नति भी कह सकते हैं ना, सिंक्लाइन भी कहते हैं, जियो सिंक्लाइन कहते हैं, भूसन्नति कहते हैं। तो इस भूसन्नति में यानी कि ये इसमें जब अवसाद जमा हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगी, एक भूसन्नति बन जाएगी। तो धीरे धीरे बाहरी कारकों के कारण यहाँ पर क्या जमा हो गए, अवसाद जमा हो गए, ठीक है। अब ये जो अवसाद जमा हुए, यानी कि अब क्रस्ट की तली में क्या पड़ने लगा, भार पड़ने लगा। अब कि पृथ्वी के अंदर से कई बल भी कार्य करते हैं। पृथ्वी के अंदर से लगने वाले बलों को क्या कहा जाता है, अंतर्जात बल कहा जाता है, इंडोजेनिक फोर्स कहा जाता है। और ये जो इंडोजेनिक फोर्स है, जैसे कि क्या लग गया, मान लो यहां पर संपीड़न बल लग रहा है, यहां पे क्या लग रहा है, संपीड़न बल। संपीड़न बल कैसे काम करता है, संपीड़न बल एक दूसरे के आमने सामने काम करता है, ऐसे काम करेगा। संपीड़न बल कैसे काम करेगा, ऐसे काम करेगा, यानी किसी भाग को आपस में एक दूसरे के आमने सामने फोर्स लगाएगा, एक दूसरे के आमने सामने धक्का देने का काम करेगा। तो यहां पर क्या लगा, संपीड़न बल लगा। क्या लगा, संपीड़न बल लगा। संपीड़न बल से ये जो अवसाद जमा हुआ है, ये अवसाद अब क्या हो जाएगा, इसमें क्या पड़ने लग जाएंगे, वलन पड़ने लग जाएंगे, और ये ऊपर की ओर उठने लग जाएगा। ये क्या लगने लग जाएगा, ऊपर की ओर उठने लग जाएगा। अब धीरे धीरे ये ऊपर की ओर उठेगा। अच्छा ये बताओ, इसका जो भाग ऊपर की ओर उठ रहा है, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत सारी चीजें यहाँ पे क्लियर होगी। इसका जो भाग ऊपर की ओर उठ रहा है, तो इसके ऊपर उठे हुए भाग में क्या दाब लग रहा है, क्या इसके ऊपर उठे हुए भाग में हाँ ठीक है, जय श्री बालाजी, सॉरी आप अपना नाम लिखिए, जय श्री बालाजी, आप कोई नाम लिखिएगा अपना, है ना, आपका जो भी नाम होगा आप नाम लिखिएगा। हाँ ठीक है, मैं नीचे नहीं लिखूंगी, इतना तो नीचे का दिख रहा है, इतना भी नहीं दिख रहा है क्या, इतना तो दिख रहा है, चलो इसके नीचे मैं नहीं जाऊंगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये ऊपर वाला एरिया होगा, क्या इसमें दाब और लग रहा, इसके ऊपर वाले एरिया में क्या दाब लग रहा होगा, क्या सरिता देवी जी कह रही है कि हाँ लग रहा होगा, बिल्कुल नहीं लग रहा होगा, ऊपर कुछ भी नहीं है, ऊपर कुछ भी नहीं है, ऊपर कैसे दाब लग जाएगा, दाब तो इसके नीचे वाले भाग में लगेगा, दाब कहाँ लगेगा, इसके ऊपर ये चट्टान, इसके ऊपर ये चट्टान, इसके ऊपर ये चट्टान, तो इसका दबने वाला भाग कौन सा होगा, तो इसका दबाव वाला भाग नीचे का होगा। और आप जानते हो कि जब दाब बढ़ता है तो ताप बढ़ता है, ताप बढ़ता है, और दाब और ताप दोनों बढ़ता है तो घनत्व भी बढ़ता है। तो क्या बढ़ता है, घनत्व भी बढ़ता है। अब कैसे, यहां पर समझना,
ऊपरी भाग किसी भी प्रकार के या किसी भी आवरण के प्रभाव में नहीं है, यहाँ पे दाब नहीं लगेगा। दाब नहीं लगेगा इसका मतलब ऊपरी जो इसकी लेयर होगी, इस ऊपरी लेयर में जो बाहरी अपर्दनकारी कारक होंगे वो अपर्दनकारी कारक इसकी बाहरी लेयर को आसानी से तोड़ पाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर किसी प्रकार की कवरिंग नहीं है। तो जो अपर्दनकारी पदार्थ है, पवन हो गई, नदियां हो गई, वर्षा का जल हो गया, इसके ऊपरी भाग को तोड़ देंगे। धीरे धीरे इसके ऊपरी भाग का क्या हो गया, अपक्षय हो गया, अपरतन हो गया, ये हट गया यहाँ से। अब इसके अंदरूनी दूसरी लेयर ऊपर आ गई, दूसरी लेयर में फिर किसी प्रकार का आवरण नहीं है, तो फिर बाहरी कारक इस पर चोट करेंगे, और बाहरी कारक यानी कि पवन, हिमानी, वर्षा जल, इनके द्वारा फिर इसको चोट की जाएगी, फिर अपरदन अपक्षय की क्रिया की जाएगी। और सूर्य का प्रकाश भी जिम्मेदार है अपरदन अपक्षय की क्रिया में, वातावरण का चेंज होना, मौसम का बदलना भी जिम्मेदार है अपरदन अपक्षय की क्रिया में, है ना। तो ये विभिन्न प्रकार के जो वातावरणीय कारक है ये अपना प्रभाव डालेंगे और पुनः इसकी इस लेयर को भी क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। यानी कि जो पर्वत अभी इतना ऊंचा था, बाहरी कारकों के प्रभाव से क्या हो गया, धीरे धीरे छट गया, धीरे धीरे मिट गया। अब इसकी ये लेयर बची, इस लेयर को भी बाहरी कारक क्या कर देंगे, विभिन्न प्रकार के अपरदन अपक्षय क्रियाएं करके इसको हटा देंगे। अब नीचे बचती है ये वाला भाग। तो ये बताओ, जो कि 4 लेयर के नीचे दबा हुआ था, तो इतने लंबे समय से दबे रहने के कारण इसका जो नीचे वाला भाग है, इस पर क्या पड़ा, दबाव पड़ा। दबाव पड़ा तो इसके जो अणु है, छोटे छोटे जो कण हैं, इसमें पाए जाने वाले जो तत्व है वो आपस में क्या हो गए, पास आ गए थे। आपस में क्या आ गए थे, पास आ गए थे। और पास आने के कारण इसके जो कण थे, देखो सॉलिडिफिकेशन की प्रोसेस याद करो, सॉलिडिफिकेशन में क्या हो रहा था, जो अणु थे वो पास पास जुड़ के घनीभूत ही तो हो रहे थे, संगठित हो रहे थे, चट्टान का निर्माण कर रहे थे। तो यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी जो दाब पड़ने की, देखो कभी एक एग्जाम्पल समझो, जो महाराजा सोफे होते हैं, महाराजा सोफे पे कभी बैठा है, बैठा ही होगा, लगभग सभी के घर में होंगे। तो महाराजा सोफे पे जब आप बैठते हैं तो बैठने के जब आप उसमें बैठते हैं तो उसका जितने भाग में आप बैठते हैं उतना भाग क्या हो जाता है, उसका नीचे धस जाता है। यानी कि उसके अंदर जितना भी मटेरियल है वो आपस में क्या हो जाता है, चिपक जाता है। चिपक गया यानी कि वो क्या हो गया, घनीभूत हो गया। और जैसे ही आप उस सोफे से उठते हैं, यानी कि दाब आपने अब हटा दिया, पहले आप दाब लगा रहे थे, बैठ गए थे, और उसके बाद अब आप उस सोफे से उठेंगे, यानी कि आपने दाब हटा दिया। तो जब आप उस सोफे से उठेंगे, दाब हटेगा, तो दाब हटने के बाद वो सोफा धीरे 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 ऊपर की ओर आने लगेगा। आता है कि नहीं, ऊपर की ओर आया, यानी कि अब उसके अंदर का जो पदार्थ था उसमें क्या होने लग गया, प्रसार होने लग गया। तो वो फिर से अपनी उसी पुनः अवस्था में आ जाता है कि नहीं, ठीक है। लेकिन एक समय बाद जब लगातार यही प्रक्रिया जारी रहती है तो उसके अणु आपस में चिपक जाते हैं और वो गद्दा नीचे की ओर धंस जाता है, फिर ऊपर नहीं आता। तो ऐसे ही जब अंदरूनी, ठीक है, जब अंदरूनी जो चट्टान है इसमें लगातार दाब पड़ के रह जाएगा, तो ये बताओ कि जब इससे दाब हटेगा भी तो भी ये जो अंदर की जो चट्टान है, इस अंदर की चट्टान में क्या नहीं होगा, अणुओं में प्रसार नहीं होगा। यानी कि लगातार दबाव में रहने के कारण ये चट्टान इतनी कठोर हो गई है कि अब इस पे बाहरी कारकों का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार की जो ये चट्टान ऊपर धरातल पर प्रकट होती है, इन्हीं चट्टानों को क्या कहा जाता है, अनावरित चट्टानें कहा जाता है। इन्हीं चट्टानों को क्या कहा जाता है, इन्हीं चट्टानों को अनावरित चट्टानें कहा जाता है। मतलब कि इनके ऊपर के आवरण खत्म हो गए हैं, बस एक संरचना, कठोर संरचना बची है। और इस प्रकार की जो ये कठोर संरचना बचती है इसको क्या कहते हैं, मोनाड नोक कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, मोनाड नोक कहा जाता है। क्योंकि जिसका ज्योग्राफी ऑप्शनल है उनको तो पढ़ने मिलेगा ये मोनाड नोक, क्योंकि अपर्दन चक्र उनको पढ़ने मिलेगा, लेकिन जीएस मेंस के लिए अपर्दन चक्र की कोई आवश्यकता नहीं है, तो आपको मोनाड नोक भी जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप शब्दावली से परिचित हो जाएंगे, यहाँ पर इस बहाने से अगर आप शब्दावली से परिचित हो रहे हैं तो आप उसको ध्यान रखेंगे कि मोनाड नोक क्या कहलाते हैं, जो चट्टाने हैं उनके आवरण, लगातार आवरण हट जाने के बाद जो एक छोटा सा चट्टानी संरचना, एक छोटा सा टीले के रूप में बचता है, वही क्या कहलाता है, मोनाड नोक। तो इन्हीं मोनाड नोक के आधार पर
वैसे तो अपर्दन चक्र की अलग अलग संकल्पनाएं हैं, ठीक है, तो अलग अलग संकल्पनाएं हैं और अलग अलग महोदयों ने अलग अलग इसके बारे में बात की है। तो कोई इसको इंसेलबर्ग भी कहता है, कोई इसको मोनाडनॉक भी कहता है। आप सबके डेविस का अपर्दन चक्र अलग है, पैंक का अपर्दन चक्र अलग है, तो इन सब ने अलग अलग बात कही है, वो आपकी विषय वस्तु नहीं है, लेकिन मैं एक जानकारी दे रही हूं आपको, है ना। तो यहाँ पर जो ये मोनाडनॉक है, ये इसको कहीं कहीं इंसेलबर्ग यानी पैंक ने अपने अपर्दन चक्र में इनको इंसेलबर्ग कहा था, डेविस ने इनको मोनाडनॉक कहा था। तो वही बात है, बात एक ही है कि जो बचा हुआ किसी चट्टानी हिस्से का या चट्टानी भाग का एक बचा हुआ कठोर हिस्सा, वही क्या कहलाती है? आपकी अनावरित चट्टानें। आप अनावरित याद रखो, क्या कहलाती है? आपकी अनावरित चट्टानें। तो जब ये अनावरित चट्टान बचती है तो इस अनावरित चट्टान का अध्ययन किया जाता है और देखा जाता है, तो यह देखा जाता है भूगर्भ शास्त्रियों के द्वारा कि यह चट्टानी संरचना तो किसी ना किसी पहाड़ का अवशिष्ट भाग है, बचा हुआ भाग है, यानी कि ये अंदर रहा होगा और अंदर ताप और दाब में रह करके अत्यधिक कठोर हो गया होगा, तो इसकी ऊपरी संरचना का लगातार अपक्षय अपर्दन हो गया, लेकिन अधिक ताप और दाब में रहने के कारण इस चट्टानी टीले का अपर्दन नहीं हो पाया। तो एक बात भूवैज्ञानिकों को यह समझ में आती है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में ताप और दाब बढ़ता है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में ताप और दाब बढ़ता है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या बढ़ता है? ताप और दाब बढ़ता है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ताप और दाब बढ़ता है। तो अनावरित चट्टानों से क्या समझ में आया कि किसी चट्टानी खंड का कोई बचा हुआ हिस्सा अधिक ताप और दाब में रहने के कारण वह तो अपर्दित नहीं होता, परंतु उसके ऊपरी भाग कम दाब में रहने के कारण अपर्दित होते चले जाते हैं। बाहरी कारकों के प्रभाव से, क्योंकि चट्टानें संगठित नहीं हो पाती, इसलिए उनका अपर्दन होता जाता है, अपर्दन होता जाता है, ठीक है। चलो, क्या हो गया अंकित शुक्ला जी? है, चलो, तो इतनी बात समझ में आई। तो पहली बात आपकी क्या हो जाती है? अनावरित चट्टानें, जो कि आपको प्रत्यक्ष तौर पर प्रमाण देती है पृथ्वी के आंतरिक संरचना को या पृथ्वी के इंटीरियर को समझने का, ठीक है। अब दूसरी बात देखेंगे, दूसरी बात आप क्या देखेंगे? दूसरी बात कायांतरित चट्टानें देखेंगे। दूसरी क्या थी? हमने क्या देखा था? कायांतरित चट्टानें देखी थी। कायांतरित चट्टानें। अब कायांतरित चट्टानें क्या है? इसको तो जनरली सभी लोग जानते होंगे, जानते ही हो। आग्नेय और जो अवसादी चट्टानें हैं, आग्नेय और अवसादी चट्टानों का काफी लंबे करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी के आंतरिक भाग में ताप और दाब के प्रभाव में दबे रहने के कारण उसके संगठन, उसके संरचना, उसके स्वरूप, है ना, उसके रंग, इन सब में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। आग्नेय, जैसे मान लो कोई आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान है, ठीक है। अब वह आग्नेय चट्टान, जैसे ग्रेनाइट, ग्रेनाइट क्या है? एक आग्नेय चट्टान है। तो जो आपकी ग्रेनाइट चट्टान है, ग्रेनाइट चट्टान काफी लंबे समय तक ताप और दाब के प्रभाव में रही। ताप और दाब के प्रभाव में रहने के कारण आपकी ग्रेनाइट किस में परिवर्तित हो गई? नीस में परिवर्तित हो गई, यानी कि अब उसका जो असल रूप था ग्रेनाइट, उसके रूप में भी परिवर्तन आ गया, उसके गठन में भी परिवर्तन आ गया, उसकी संरचना में भी, उसके स्वरूप में भी, उसके रंग में भी। इन सब परिस्थितियों में उसके परिवर्तन आ जाना ही क्या हो जाना? उसका कायांतरण हो जाना, उसका रूपांतरण हो जाना, मतलब कि उसकी काया में, उसके रूप में परिवर्तन हो जाना। तो ये कैसे होता है? जब चट्टानें अधिक ताप और दाब के प्रभाव में होती है। जब चट्टानें किस में होती है? अधिक ताप और दाब के प्रभाव में होती है, तभी उसका क्या होता है? रूप परिवर्तन हो जाता है। तभी उसका क्या हो जाता है? रूप परिवर्तन। अच्छा, अब मैं आपसे सवाल पूछती हूँ जेन्युइन, क्या ये जो दो बिंदु आपने पढ़े, कायांतरण और अनावरित चट्टानें, इन दोनों बिंदुओं के आधार पर आप ये कह सकते हो कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसको हम समझ पाने में एकदम समर्थ है? क्या आप बहुत आसानी से पृथ्वी के आंतरिक भाग को समझ पा रहे हैं? आप जवाब दीजिएगा हाँ या ना में। क्या इन दोनों बिंदुओं के आधार पर आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझ पाने में सहज है? क्या आप समझ पा रहे हैं इन चीजों को? बताइए।
आपसे अगर ये सवाल पूछा जाए कि कायांतरित और अनावरित चट्टानें किस हद तक पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में आपकी सहायता करती है, तो आप किस हद तक समझ पा रहे हैं इस चीज को? एक या दो शब्दों में बताने का प्रयास करें कि समझ पा रहे हैं, कुछ हद तक ही सहायक है या बिल्कुल भी सहायक नहीं है, कुछ भी अपना अपना जो भी आपके दिमाग में आया अभी तक समझने के बाद। चलो, मुझे लेकिन मेरी बात का जवाब नहीं मिला, है ना? मुझे मेरी बात का जवाब, जो मैं पूछना चाह रही हूँ शायद आप समझ नहीं रहे हो कि मैं क्या पूछना चाह रही हूँ। अच्छा, अब सुनो, छोड़ो ये सब। यहाँ पर अगर आप देखोगे अनावरित चट्टानें और कायांतरित चट्टानें, ये जो चट्टानें आपको प्राप्त होती है यह आपको पृथ्वी के गर्भ में मात्र 10 से 15 किलोमीटर तक ही प्राप्त होती है। ये कहाँ तक आपको प्राप्त होती है? पृथ्वी के गर्भ में लगभग 10 से 15 किलोमीटर तक ही आपको प्राप्त होती है। तो ये बताओ, पृथ्वी की दूरी मैंने आपको भूपृष्ठ से कितनी बताई थी केंद्र तक की? तो मैंने आपको भूपृष्ठ से केंद्र तक की दूरी 6371 किलोमीटर बताई थी। और अनावरित चट्टानें और कायांतरण चट्टानों की प्राप्ति हमको कितने कहां तक हो रही है? तो ये सिर्फ और सिर्फ हमको 10 से 15 किलोमीटर तक प्राप्त हो रही है। और मात्र 10 से 15 किलोमीटर तक प्राप्त पदार्थ या प्राप्त संरचनाओं के आधार पर ये आप कह सकते हो कि पृथ्वी का आंतरिक या जो पृथ्वी का इंटीरियर है वहां पे ताप बहुत अधिक है, वहां पे दाब बहुत अधिक है, ऐसा आप कह सकते हो क्या? नहीं, ऐसा आप बिल्कुल नहीं कह सकते हो। यानी कि आपके सामने जो ये दो तथ्य आए, एक अनावरित और एक कायांतरित चट्टानें, ये दोनों तथ्य, हाँ ठीक है, चलो, तो ये जो दोनों तथ्य है, ये दोनों तथ्य आपके में सिर्फ और सिर्फ सहायक की भूमिका में हो। सहायक की भूमिका कितनी कि ये दोनों तथ्य आपको बस यही बात बता पा रहे हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में ताप भी बढ़ता है और पृथ्वी के आंतरिक भाग में दाब भी बढ़ता है। इससे ज्यादा ये दोनों तथ्य और कुछ भी प्रकट नहीं करते। और ये जो जानकारी प्राप्त हो रही है सिर्फ 10 से 15 किलोमीटर के आधार पर, इसका मतलब ये कि हम इससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, या हम स्पष्ट तौर पर ये नहीं कह सकते कि अनावरित और कायांतरित चट्टानें आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में सहायक होती है। बस आप इतना कह सकते हो। इससे एक बात जरूर पता चलती है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में ताप और दाब बढ़ता है या ताप और दाब अधिक है। एक बात यहां पकड़ना, एक बात पकड़ना, ठीक है? अब दूसरी बात ये कि यहां पर अगर आप देखेंगे इसकी 6371 किलोमीटर की दूरी, और उसमें सिर्फ आप 10 से 15 किलोमीटर की दूरी तक ही जानकारी आपको मिल पाई है, आगे की जानकारी आपको नहीं मिल पा रही। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये स्रोत आपके बहुत अधिक काम के नहीं है। आप बस एक आभासी रूप में, वर्चुअल रूप में उस चीज को समझ पा रहे हैं। बहुत ज्यादा प्रत्यक्ष ज्ञान आपके पास उपलब्ध नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये सहायक की भूमिका में है। क्यों? क्योंकि ये ताप और दाब के बारे में हमको जानकारी प्रदान कर रहे हैं, ठीक है? इसके बाद अगला आपका क्या आ जाएगा? तो अगला आपका आ जाएगा इसी में, और क्या था? तीसरा क्या था? तीसरा था आपका ज्वालामुखी क्रिया, ठीक है? हाँ, चलो, अगला क्या है आपका? तो अगला है तीसरा आपकी ज्वालामुखी क्रिया। इसके बारे में मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। ज्वालामुखी क्रिया, चूंकि ज्वालामुखीता आगे पूरा टॉपिक ही है तो वो मैं विस्तार से पढ़ाऊंगी। बस क्या है इसमें? मैग्मा ऊपर आता है। मैग्मा जो ऊपर आता है, ऊपर आने के बाद क्या बन जाएगा? जब इससे गैस विमुक्त हो जाती है तो यह लावा बन जाता है। और ये जो लावा आपको धरातल पर प्रकट होता है, पहले ये किस फॉर्म में होता है? तो पहले यह लिक्विड फॉर्म में होता है।
किस फॉर्म में होता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है, तरल अवस्था में होता है, धीरे 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 ये ठंडा होता है, उसके बाद ये ठोस रूप धारण करता है। ठीक है, यानी कि पृथ्वी के गर्भ से जो तरल पदार्थ ऊपर की ओर आया, यह तरल पदार्थ आपको क्या जानकारी प्रदान कर रहा है, आपको ये जानकारी प्रदान कर रहा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कुछ ना कुछ ऐसी दशाएं तो अवश्य ही मौजूद है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में चट्टानों को या उसके पदार्थों को पिघलित अवस्था में रखती है। वो कौन कौन सी दशाएं हैं अभी आगे के टॉपिक में मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, ताप में, कि अभी इसी टॉपिक में आपको पढ़ने मिलेगा कि पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे आप जाते हैं ताप में वृद्धि होती है, और ताप में वृद्धि होती है तो पदार्थ कैसे हो जाते हैं, गलित अवस्था में प्राप्त होते हैं, और ये जो गलित अवस्था में प्राप्त होते हैं यही तो धरातल पर ऊपर की ओर आते हैं, और यही क्या बनाते हैं, आपके ज्वालामुखी शंकु, ज्वालामुखी गुंबद, ये सब ज्वालामुखी पर्वत, यही सब बनाते हैं ना। तो ज्वालामुखी हमको क्या बताता है, ये बताता है कि पृथ्वी के गर्भ में, पृथ्वी के आंतरिक भाग में कुछ ना कुछ ऐसी दशाएं तो अवश्य ही मौजूद है जहां पर तापमान अधिक है। तो ये बात भी क्या बता रहा है, ताप अधिक की बात कर रहा है, तापमान अधिक है। क्या हो गया अंकित जी, क्या 6000 किलोमीटर, 6371 या 6370, ठीक है, लगभग 71 ही, वैसे एनसीईआरटी का फैक्ट है तो 71 को ही मान्य करूंगी मैं ज्यादातर, है ना। चलो अब यहां पर ये हो गया ज्वालामुखी से, आपको ये बात समझ में आ गई। अगली बात क्या है आपकी, अगली बात चौथा जो बिंदु था वह क्या था आपका, मानव निर्मित खाने। क्या थी, मानव निर्मित खाने। और मानव निर्मित खानों की अगर बात की जाए तो मानव ने बहुत अधिक सफलता तो प्राप्त नहीं की है खनन क्षेत्र में। बस अगर आप देखेंगे तो जोहान्सबर्ग कहाँ पड़ता है आपका, तो जोहान्सबर्ग आपका पड़ता है दक्षिण अफ्रीका में। जोहान्सबर्ग कहाँ पड़ता है, दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग, जहां पर क्या है, स्वर्ण खनन होता है। तो जोहान्सबर्ग में क्या है, स्वर्ण की खदान है। तो इस स्वर्ण की खदान की जो लंबाई है, सबसे लंबी अब तक की कितनी, 5.5 किलोमीटर, कितनी, मात्र और मात्र 5.5 किलोमीटर की खुदाई ही हम कर पाए हैं। 5.5 किलोमीटर की खुदाई ही मानव के द्वारा की गई है। कहां पर, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में स्वर्ण खनन हेतु 5.5 किलोमीटर की। इसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे तो रूस का एक भाग पड़ता है जिसको कहते हैं मरमांस्क। क्या पड़ता है, मरमांस्क। और मरमांस्क में क्या बनाई गई है, हाँ मैं अभी सरिता जी मैं लास्ट में बताऊंगी, ठीक है, मतलब क्लास थोड़ी देर और लूंगी, फिर उसके बाद क्लास जब एंड करूंगी ना तो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। या फिर आपने कल की क्लास नहीं देखी होगी तो एक बार कल की क्लास जरूर देख लेना, जिसमें मैंने एनसीईआरटी पे चर्चा भी की है। और आप एक चीज और कि मैं आपको ये जरूर बता दूंगी कि जो टॉपिक चल रहे हैं उन टॉपिक के लिए आप कौन से क्लास की एनसीईआरटी पढ़ते जाएं, ठीक है, निश्चिंत रहे, मैं बता दूंगी। अब यहाँ पर रूस के मरमांस्क में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर तेल की कूप खोदी गई है, तेल कूप। ये मरमांस्क आपको मिलेगा कहाँ, रूस में कहाँ मिलेगा, तो रूस में कहाँ मिलेगा, तो आप यूरोप का मैप इमेजिन करो, फटाफट करो दिमाग में। मैंने सबको सिखाया है मैप बार बार देखना है और उसको अपने दिमाग में बिठाना है। तो सब लोग यूरोप का मैप इमेजिन करो। यूरोप का मैप जब आप इमेजिन करेंगे तो यूरोप के पूर्व में आपको क्या मिलेगा, रूस मिलेगा, रूस का आधा भाग मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, रूस का आधा भाग मिलेगा। तो वो रूस के आधा भाग में ऊपर की ओर जाओ, उत्तर की ओर, दिमाग में ही जाओ, उत्तर की ओर जाओ और उत्तर की ओर देखोगे आप नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये मिल रहा होगा। वहीं पे उत्तरी भाग में, उत्तर पूर्व में वहीं पर एक रूस का ऐसा छोटा सा निकला हुआ भाग है और वहीं पर आपको क्या मिलेगा, मरमांस्क मिलेगा। वहां जहां पे श्वेत सागर लिखा है, श्वेत सागर लिखा होगा वहां पर, है ना। तो श्वेत सागर के पास आप देखोगे,
श्वेत सागर के पास आप देखोगे तो श्वेत सागर के पास ऊपर की ओर आपको मरमांस्क नामक स्थान मिलेगा। उसी मरमांस्क नामक स्थान पर एक तेलकूप खोदी गई है, और ये जो तेलकूप खोदी गई है ये लगभग कितनी है, 18 किलोमीटर लंबी है। ये तेलकूप कितनी है, 18 किलोमीटर, यानी कि सबसे लंबी अब तक की जो तेलकूप है वह है 18 किलोमीटर, जो कि रूस के मरमांस्क में खोदी गई है। और दक्षिण अफ्रीका, और अब तक की सबसे गहरी खदान है आपके जोहान्सबर्ग में स्वर्ण की खदान 5.5 किलोमीटर की खोदी गई है। कितनी, 5.5 किलोमीटर की। तो ये बताओ, जहां पृथ्वी की त्रिज्या है 6,371 किलोमीटर, वहां पर 5.5 किलोमीटर की गहराई और 18 किलोमीटर लंबी खदान, क्या इसके लिए पर्याप्त है? क्या हम कह सकते हैं कि हम पृथ्वी के इंटीरियर को आसानी से समझ सकते? बिल्कुल नहीं कह सकते। ये सिर्फ और सिर्फ एक बड़े से गोले में एक खरोंच, हल्के खरोंच की भांति है। कैसे? एक हल्के खरोंच की भांति है कि जैसे बहुत बड़ी कोई वस्तु है, बहुत बड़ी कोई गेंद है, और उस गेंद में हमारे नाखून बराबर का खरोंच लग गया। बस ये पूरे पृथ्वी के संदर्भ में अगर देखा जाए तो मात्र ये जितनी जानकारी हमको प्राप्त होती है, ये मात्र एक छोटे से खरोंच की भांति है। यानी कि प्रत्यक्ष स्रोत हमको स्पष्ट तौर पर यह जानकारी प्रदान नहीं कर पाते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है, पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है। ठीक है, तो यहीं के इसी के साथ तो अंत में देखो, जब आपको क्वेश्चन लिखने आएगा तो क्वेश्चन को आप कैसे लिखोगे? मान लो, वैसे तो ये प्रश्न डायरेक्ट तौर पर आपसे तो नहीं आएगा, जीएस में तो नहीं आएगा, ऑप्शनल वालों को आ सकता है। तो यहाँ पर जैसे डायरेक्ट प्रश्न आपको ऐसा लिखना है कि पृथ्वी के इंटीरियर को जानने के प्रत्यक्ष स्रोतों के आधार पर आप विवेचना करें कि किस हद तक आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में सहज या समझ पा रहे हैं। तो उसमें आप ये चारों बिंदु लिखने के बाद अंत में यही लिखेंगे। इस बिंदु को, मेरे सेंटेंस को आप ध्यान रखना कि जितना किलोमीटर या जितना आधार हमको प्राप्त होता है, इससे हम ये तो समझ पाते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में ताप और दाब बढ़ता है, लेकिन जितनी भी जानकारी हमको इस संदर्भ में प्राप्त होती है वह सिर्फ और सिर्फ एक बड़े विशालकाय गोले में एक खरोंच की भांति ही है। यानी कि हम स्पष्ट तौर पर नहीं कह सकते कि प्रत्यक्ष स्रोत हमको पृथ्वी के इंटीरियर को जानने में सहायक है। कुछ इस प्रकार से नया बिंदु, नया अपना सोचो, अपने शब्दों का प्रयोग करो, तो नया चीज आप अपने आधार पर भी उसको गढ़ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल गढ़ सकते हैं। का बता दूंगी, है ना, चलो बता दूंगी अभी। तो यहाँ पर एक बिंदु आपका समाप्त होता है, आपके क्या समाप्त हो जाते हैं? प्रत्यक्ष स्रोत समाप्त होते हैं। एक बिंदु आपका समाप्त होते हैं प्रत्यक्ष स्रोत, यानी कि प्रत्यक्ष स्रोत हमको स्पष्ट जानकारी प्रदान नहीं करते। इस कारण हमको किस पर निर्भर होना होता है? अप्रत्यक्ष स्रोतों पर निर्भर होना होता है। तो अब अगली हेडिंग आपकी क्या होगी? अगली हेडिंग डालेंगे आप अप्रत्यक्ष स्रोत की। किसकी डालेंगे? अप्रत्यक्ष स्रोतों की। चलो, फ्रेम याद है, मैंने लिखवाई थी सबको, इससे पहले फ्रेम ही बनवाई थी। अप्रत्यक्ष स्रोत, और अप्रत्यक्ष स्रोत को हमने दो पार्टों में बांटा था। एक क्या थे आपके प्राकृतिक प्रमाण और एक क्या थे कृत्रिम प्रमाण। तो सबसे पहले हम कृत्रिम प्रमाण को ही देखते हैं, फिर उसके बाद हम प्राकृतिक प्रमाण को देखेंगे। कृत्रिम प्रमाण में हमको तीन चीजें देखनी है। हमको देखना है पृथ्वी का ताप, पृथ्वी का ताप देखना है, हमको पृथ्वी का दाब देखना है, पृथ्वी का ताप देखना है, पृथ्वी का दाब देखना है, और तीसरा हमको क्या देखना है? पृथ्वी का घनत्व देखना है। जो भूगर्भ शास्त्री है, कुछ घनत्व देखना है। जो भूगर्भ शास्त्री है उनके द्वारा
उनके द्वारा सुझाए गए कुछ नियम, उनके द्वारा सुझाई गई कुछ बातों के, उनके द्वारा दिए गए कुछ स्रोतों के आधार पर ही हम पृथ्वी के ताप, दाब और घनत्व को समझने का प्रयास करते हैं और उस आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं कि आखिर क्यों पृथ्वी के आंतरिक भाग में ताप, दाब, घनत्व अधिक प्राप्त होता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर सबसे पहला बिंदु आप ताप का ही डाले, पृथ्वी का तापमान। पृथ्वी का तापमान, ठीक है, तापमान। जैसा कि आप जनरली ये बात तो जानते होंगे कि जो गहरी खाने हैं, गहरे नलकूप है, कुएं की गहराई अगर देखा होगा आपने, किसी के यहाँ ज़्यादा हो जाती है तो अंदर जो कुएं खोदने वाले, हालांकि अब तो कुएं खोदने का चलन ख़त्म ही हो गया है, तो अंदर जो कुएं खोदने वाले हैं वो बोलते हैं कि नहीं, अंदर अब गर्मी बढ़ रही है या अंदर से खराब गैसेस या गर्मी बढ़ रही है, कई ऐसे है ना। उसके अलावा चूंकि खदान तो खुदती है, जैसे कि आप भरवेली की मॉइल देखी, आपने तो नहीं देखी होगी, मेरा एरिया है तो मैंने देखा है, तो वहाँ पे जो खदान है, मॉइल मैं गई हूँ वहाँ पे, मैंने देखा वाकई में जब आप अंदर जाते हैं तो अंदर इतनी हीट होती है, धीरे धीरे जैसे आप अंदर की ओर जाते जाएंगे तो अंदर इतनी हीट होती है, बाहर भले ही कितनी ठंडी हो लेकिन अंदर इतनी हीट होती है कि आप पसीना पसीना हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का अर्थ ये कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो तापमान में बढ़त मिलती है, यानी कि ये बात तो सत्य है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जैसे ही आप अंदर की ओर जाते जाएंगे तो आपको तापमान में बढ़ोतरी होती जाएगी, और ये जो तापमान में वृद्धि हो रही है, चूंकि फिर इसका एनालिसिस किया गया, भूगर्भ शास्त्रियों के द्वारा इसके प्रमाण दिए गए, तो उनके द्वारा ही दिए गए प्रमाण के आधार पर प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर, प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या हो जाती है, तापमान में वृद्धि हो जाती है। 1 डिग्री सेल्सियस ताप में क्या हो जाती है, 1 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि हो जाती है। कितने मीटर की गहराई पर हो रही है, 32 मीटर की, और आपकी पृथ्वी की कुल गहराई कितनी है, सतह से कुल गहराई कितनी है, तो 6371 किलोमीटर कुल गहराई है। तो ये बताओ, मात्र 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान बढ़ रहा है तो इस आधार पर मैं अगर यहाँ पे पूरी इसकी गहराई में जाना चाहूं तो इस आधार पर अगर अनुमान लगाया जाए तो लगभग केंद्र का तापमान कितना होना चाहिए, 2 लाख डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। केंद्र का तापमान लगभग कितना होना चाहिए, तो केंद्र का तापमान लगभग कितना होना चाहिए, 2 लाख डिग्री सेल्सियस। किस आधार पर, इस आधार पर कि यदि 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ रहा है तो इस आधार पर पृथ्वी के केंद्र का तापमान तो 2 लाख डिग्री सेल्सियस हो जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा है क्या, ऐसा है क्या? अगर पृथ्वी का केंद्र का तापमान ये बताओ 2 लाख डिग्री सेल्सियस होता तो क्या पृथ्वी अभी तक बची हुई होती क्या? ना, कब की भस्म हो चुकी होती, कब की नष्ट हो चुकी होती, जलकर खाक हो चुकी होती अगर पृथ्वी का केंद्र का तापमान 2 लाख डिग्री सेल्सियस हो गया होता तो। परंतु ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमको इसके केंद्र का तापमान कितना मिलता है, लगभग 5800 डिग्री सेल्सियस मिलता है। इसके केंद्र का तापमान हमको कितना मिलता है, लगभग 5800 डिग्री सेल्सियस मिलता है। तो ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया? अब ये ऐसा कैसे हो गया, ये जानने से पहले सबसे पहली बात आपके दिमाग में, ये आपके जहन में ये प्रश्न आना चाहिए था कि मैम ये तापमान बढ़ता क्यों है? पृथ्वी के अंदर हम जा रहे हैं तो तापमान बढ़ क्यों रहा है? जब तापमान बढ़ रहा है, ये भूवैज्ञानिकों ने बताया, तो उन भूवैज्ञानिकों ने ये भी तो बताया होगा कि तापमान बढ़ने का कारण क्या है। बिल्कुल बताया होगा जी। तो क्या है कारण इसका? तो यानी कि सबसे पहले आपको क्या समझना है, इस तापमान बढ़ने के कारण को समझना है। किसको समझना है? तापमान बढ़ने के कारण। तो तापमान बढ़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है कि पृथ्वी के गर्भ में, पृथ्वी के आंतरिक भागों में कुछ ऐसे पदार्थ मौजूद है जो लगातार स्वतः विखंडित होते रहते हैं और खूब अत्यधिक ऊष्मा ऊर्जा विमुक्त करते हैं। तो स्वतः विखंडित और अत्यधिक
ऊष्मा ऊर्जा विमुक्त करने वाले पदार्थ कौन से कहलाते हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाते हैं। इसका मतलब ये है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में रेडियो एक्टिव पदार्थों की क्या होगी? प्रधानता होगी। यानी कि पहला कारण क्या है तापमान में वृद्धि का कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में रेडियो एक्टिव तत्वों की क्या है? प्रधानता है। रेडियो एक्टिव तत्वों की आंतरिक भाग में क्या है? तो आंतरिक भाग में प्रधानता है। निरंतर इनके विस्फोट से, निरंतर रेडियोएक्टिव तत्वों के विस्फोट से लगातार अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा मुक्त होती है और पृथ्वी के आंतरिक भाग का तापमान कैसा होता है? बढ़ा हुआ होता है। ठीक है, एक बिंदु यहां पर समझना। अब दूसरे बिंदु को फिर मैं जोड़ रही हूं। मैंने कहा कि अगर 32 मीटर प्रत्येक 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है तो फिर तो केंद्र का तापमान 2 लाख डिग्री सेल्सियस हो जाना चाहिए था, परंतु केंद्र का तापमान 2 लाख डिग्री सेल्सियस नहीं है, बल्कि कितना है? 5800 डिग्री सेल्सियस है। तो यह 5800 डिग्री सेल्सियस क्यों है? इसका मतलब यह है कि तापमान तो अवश्य बढ़ता होगा, परंतु ताप बढ़ने की जो वृद्धि दर है कहीं ना कहीं उसमें क्या आती होगी? कमी आती होगी। तापमान बढ़ने की जो वृद्धि दर है उसमें क्या आती होगी? कमी आती होगी। यानी कि ताप तो बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है, लेकिन ताप बढ़ने की जो वृद्धि दर है, इसकी जो दर है, ताप बढ़ने की जो दर है वे क्या होती जाती है? धीरे धीरे कम होते जाती है। यानी कि फिर से समझना, फिर जोड़ूंगी यहां पर, है ना, ध्यान से समझना। यानी कि ताप बढ़ने की जो ये वृद्धि दर कम हो रही, ताप बढ़ने की जो ये दर कम हो रही है, देखो ताप बढ़ रहा था, क्यों बढ़ रहा था? रेडियो एक्टिव तत्वों की प्रधानता थी। ताप में वृद्धि दर कम हो रही है, यानी ताप की दर कम होती जा रही है जैसे जैसे गहराई पर आप जा रहे हो। इसका मतलब क्या होगा? रेडियो एक्टिव जो आपके तत्व होंगे इनकी धीरे धीरे क्या आती जाती होगी? कमी आती जाती होगी। यानी कि रेडियो एक्टिव तत्वों की प्रधानता पृथ्वी के आंतरिक भागों में सभी जगह एक समान प्राप्त नहीं होती है। तापमान बढ़ने का मुख्य कारण तो यही है, लेकिन वृद्धि दर में कमी का मुख्य कारण क्या है? तो वो भी यही है कि रेडियो एक्टिव मटेरियल सब जगह समान मात्रा में प्राप्त नहीं होता, तभी इसके वृद्धि दर में कमी आती जाती है। अगर ये पूरे पृथ्वी के आंतरिक भाग में समान मात्रा में प्राप्त होता तो क्या होता? इसके केंद्र का 2 लाख डिग्री सेल्सियस तापमान होता और अभी मैं यहाँ खड़े होकर आपको पढ़ा नहीं रही होती और आप आगे से बैठ के सुन नहीं रहे होते। पृथ्वी ही नहीं होती, हम ही नहीं होते, आप ही नहीं होते, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। समझ में आई बात? अब यहाँ पर एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या है? दूसरा बिंदु क्या है कि इसके आंतरिक भाग में ताप, चूंकि अभी आपने पिछले पॉइंट जो अभी मैंने पढ़ा है उसमें पढ़ के आया कि दाब बढ़ेगा तो ताप बढ़ेगा, यानी कि दबाव से अधिक दाब बढ़ने से किसमें वृद्धि हो जाती है? ताप में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर भी दिमाग चल रहा होगा कि कैसे दाब बढ़ने से ताप में वृद्धि हो जाएगी? तो इसका बड़ा इजी और बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है। कभी किसी को एक तमाचा मारना, जोर का, अब जिस पर आपका बस चल सके, जबरदस्ती किसी को जाके नहीं मारना है ना, तो कभी किसी को एक जोरदार का तमाचा देना, उसके गाल पे जोर से तमाचा जड़ना। जब आप उसके गाल में जोर से तमाचा जड़ेंगे तो तमाचा मारने के बाद उसका गाल लाल हो जाएगा, कान गर्म हो जाएगा, गाल गर्म हो जाएगा और कान से धुआं निकलने लगेगा। धुआं भले ही ना दिखे, लेकिन यह है कि सामने वाले को, जिसको पड़ती है, उसको महसूस हो जाता है कि मेरे कान से धुआं निकल रहा है, मेरा कान गर्म हो गया है, मेरा गाल गर्म हो गया है। ठीक है, आपने दाब लगाया, आपने क्या लगाया? आपने उस व्यक्ति के गाल में दाब लगाया। जैसे ही आपने दाब लगाया उसका तापमान बढ़ गया, तापमान बढ़ने से उसका गाल लाल हो गया, उसका कान गर्म हो गया, उसका गाल गर्म हो गया। यानी कि अब ये बात समझ में आ रही है कि जैसे ही दाब बढ़ेगा किसी वस्तु पर, किसी पदार्थ पर, जैसे ही दाब बढ़ेगा वैसे ही उसका क्या बढ़ जाएगा? ताप बढ़ जाएगा। वैसे उसका क्या बढ़ जाएगा?
ताप बढ़ जाएगा। यानी दूसरा कारण क्या, दूसरा कारण ये ताप बढ़ने का कि ऊपर की जो विभिन्न चट्टानी संरचना है, पपरपट्टी में उपस्थित होने वाले विभिन्न चट्टानी संरचना या पपरपट्टी में प्राप्त होने वाली, जैसे ज्वालामुखी उद्गार से चट्टान बन गया, फिर उनका क्षय अपरदन हुआ, कहीं जाके वो जमा हुई दूसरे भाग में उसका दाब, तो ऐसे जो ये दाब ऊपर का जो भार बन रहा है लगातार, इस भार की वजह से, इस दाब की वजह से आंतरिक के अंदर के जो मटेरियल है वो दबते हैं और दबते हैं तो लगातार ताप में वृद्धि होती जाती है। तो दूसरा कारण क्या है ताप में वृद्धि होने का, दूसरा कारण है जैसे दाब बढ़ेगा यानी कि चट्टानों द्वारा अध्यारोपित बल। इसको क्या लिख सकते हो दूसरी भाषा में, चट्टानों द्वारा अध्यारोपित बल, अध्यारोपित बल, चट्टानों द्वारा क्या, अध्यारोपित बल। तो दूसरा कारण ये हो गया। और तीसरा कारण याद करो, मैंने कहा था कि शुरुआत की जो मैं 5 प्रोसेस बता रही हूँ उस प्रोसेस को बिल्कुल याद रखना। पृथ्वी अपने आरंभिक दशा में क्या कर रही थी, मतलब पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई थी तो ये कैसी थी, तप्त थी। और चूंकि मैंने कहा कि ये शीतलीकरण की प्रोसेस आज भी कर रही है, यानी कि पृथ्वी का आंतरिक भाग अभी भी ठंडा नहीं हुआ है। इसका मतलब ये कि अपने आरंभिक दौर में जो ये शीतलीकरण की प्रोसेस कर रही है, इसका कहने का मतलब ये कि पृथ्वी के पास अभी भी उसकी उत्पत्ति के समय का आरंभिक ताप मौजूद है। पृथ्वी के पास और क्या मौजूद है, उसकी उत्पत्ति के समय का आरंभिक ताप मौजूद है। पृथ्वी के पास उसकी उत्पत्ति के समय का आरंभिक ताप मौजूद है, आरंभिक ताप मौजूद है। ठीक है, ये 3 कारण हैं जो आपको बताने हैं कि पृथ्वी के अंतरतम का तापमान कैसा है, अधिक क्यों है, पृथ्वी के अंतरतम में तापमान अधिक क्यों है। अब यहाँ पर ये भी समझ लो कि कितने कितने गहराई पर आप जाएंगे तो कितने कितने गहराई पर आपको कितना तापमान मिलेगा, कितना तापमान मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर पृथ्वी की सतह की बात करें, किसकी बात करें, पृथ्वी की सतह की बात करें, सतह की बात करें, तो इसकी सतह पर आपको लगभग 15 डिग्री सेल्सियस तापमान मिलेगा। कितना मिलेगा, पृथ्वी की जो ऊपरी लेयर है, सतह है, भूपरपट्टी वाला पार्ट है, उसका तापमान कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस। 100 किलोमीटर की गहराई पर जाएंगे आप, 100 किलोमीटर की गहराई पर जाएंगे तो तापमान आपको मिलेगा 1100 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद 2900 किलोमीटर की गहराई पर आप जाएंगे तो 2900 किलोमीटर की गहराई पर आपको तापमान मिलेगा 3200 डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद 6371 किलोमीटर यानी सबसे आंतरिक भाग में आप जाएंगे, मतलब केंद्र के पास इसके पहुंचेंगे तो आपको तापमान मिल जाएगा 5800 डिग्री सेल्सियस, 5800 डिग्री सेल्सियस। तो इसके जो ताप में वृद्धि तो होती है, ताप बढ़ता तो है जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं, लेकिन इसकी जो तापमान वृद्धि दर है ये कैसी होती जाती है, कम होती जाती है। इसको बिल्कुल नहीं भूलेंगे, इसके तापमान की जो वृद्धि दर है वो कैसी होती जाती, कम होती जाती है। जैसे मान लो 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा, 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है तो आगे जाने पर वो 60 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा, आगे जाने पर वो 100 मीटर पे। तो इस तरीके से उसकी वृद्धि दर में क्या हो गई, कमी होती गई। वृद्धि दर में ये कमी क्यों हो रही है, क्योंकि सभी जगह रेडियो एक्टिव पदार्थों की प्रधानता एक समान नहीं है, यानी कि सभी जगह वह मटेरियल एक जैसा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई सबको, समझ में आई। ठीक है, चलो इसके 2 बिंदु और कर लेते हैं, दाब और घनत्व आज ही करेंगे, है ना। उसके बाद फिर आगे वाला जो इसके प्राकृतिक प्रमाण है उनको हम कल करेंगे। चलो अगला क्या देखोगे, अब अगला देखोगे आप दाब, पृथ्वी का दाब।
पृथ्वी का दाब। चूंकि जब से मैं बार बार बताते भी आ रही हूँ कि जैसे ऊपर की जो चट्टानें हैं वो क्या करती है, भूपृष्ठ जो है वो लगातार आंतरिक भागों में प्रेशर बनाता है, दाब बनाता है, ठीक है। तो वही है कि जैसे जैसे आप आंतरिक भागों की ओर जाते जाते हैं वैसे वैसे आपको दाब में भी क्या मिलती जाती है, वृद्धि मिलती जाती है। ये दाब में जो वृद्धि है किसके कारण मिलती है, चट्टानों के कारण। चट्टानें क्या, जो ऊपरी चट्टानें मौजूद है वही क्या करती है, लगातार नीचे की ओर फोर्स बनाती है, भार बनाती है, दाब बनाती है, ठीक है। अब ये दाब भी अलग अलग मात्रा में आंतरिक भागों में अलग अलग स्तर पर प्राप्त होता है। जैसे कि क्या बोलते हैं, जैसे कि आप मान लो 100 किलोमीटर की गहराई पर गए हैं तो आपको 1 लाख एटीपी एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्राप्त होगा। उसके बाद 700 किलोमीटर पे गए हैं तो आपको 10 लाख एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्राप्त होगा। तो बस आप इतना मान के चले यहाँ पर कि जैसे जैसे आप आंतरिक पृथ्वी के अंतरतम में जाते जाते हैं, पृथ्वी के अंतरतम में जाते जाते हैं वैसे वैसे दाब में क्या होती जाती है, वृद्धि होती जाती है। लेकिन एक बात यहाँ पर बड़ी मुख्य और विशेष तौर पर याद रखेंगे कि दाब में जो ये वृद्धि हो रही है एक सीमा तक ही होती है। एक सीमा के बाद दाब में, एक सीमा तक ही होती है, एक सीमा के बाद दाब में वृद्धि होना बंद हो जाती है। एक सीमा के बाद दाब में क्या हो जाती है, वृद्धि होना बंद हो जाती है। कैसे एक सीमा के बाद दाब में वृद्धि होना बंद हो जाएगी ये बताओ। ये पेन है, इस पेन, ये एक नीचे की चट्टान है, ये दूसरी चट्टान है, मैंने इसके ऊपर ये चट्टान रख दी। इसके बाद ये मोबाइल मेरा, ये तीसरी चट्टान है, इसके ऊपर फिर मैंने तीसरी चट्टान रख दी। तो अब यहाँ पर ये एक चट्टान के ऊपर एक बार रखूंगी तो पहली बार में जो दाब इस पर लग गया वही दाब, ठीक है। उसके बाद मैं ऊपर कोई दूसरा चट्टानी संरचना जैसे रख रही हूँ तो इसका दाब पड़ेगा, अब ना कि नीचे वाले का। फिर इसके ऊपर एक और रखा जाएगा तो फिर उसका दाब पड़ेगा, ना कि इनका, क्योंकि इनका दाब तो एक बार पड़ गया। यानी कि एक बार दाब पड़ जाने के बाद, एक बार दाब पड़ जाने के बाद दोबारा अगर आप उसमें कोई वस्तु रखेंगे, दोबारा उसमें कोई भार रखेंगे तो उसका भार उस स्तर पर उस पर नहीं लगता है। जैसे किसी बच्चे को आपने एक थप्पड़ मारा, आपने उसको एक टाइम बुलाया, आपने उसको उस समय एक थप्पड़ मार दिया, ठीक है। उसके बाद दूसरे दिन आपने पुनः उसको उसी समय बुलाया, जैसे मान लो स्कूल जा रहा, आपने स्कूल जाते समय उसको एक थप्पड़ जड़ दिया, ठीक है। फिर दूसरे दिन आया, फिर दूसरे दिन स्कूल जाते समय आपने उसको फिर से थप्पड़ जड़ दिया। पहले दिन जो आपने थप्पड़ जड़ा उसको तेज से लगा, दूसरे दिन आपने थप्पड़ जड़ा उसको थोड़ा कम लगेगा, फिर तीसरे दिन आप थप्पड़ जड़ेंगे उसको थोड़ा कम लगेगा, फिर चौथे दिन आप थप्पड़ जड़ेंगे उसको और कम लगेगा। ऐसे करते करते जब आप उसको रोज लगातार एक थप्पड़ उसी समय पर मार करके रह जाएंगे तो वो जो दाब उसको मिल रहा है एक समय बाद उसकी वो हैबिट हो जाएगा, उसको वो दाब लगना बंद हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी प्रकार से ये प्रोसेस काम करती है कि जैसे जैसे आंतरिक भागों में जाएंगे दाब में वृद्धि तो होती है लेकिन एक सीमा के बाद दाब में वृद्धि होना बंद हो जाती है। दाब में क्या हो जाती है, वृद्धि होना बंद हो जाती है। इसलिए आप देखेंगे कि जो इसका 100 किलोमीटर का एरिया है उसमें 1 लाख एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, फिर 700 किलोमीटर तक के इसमें 10 लाख एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, फिर और नीचे जाएंगे तो 25 लाख एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, फिर इसके केंद्र में जाएंगे तो 35 लाख एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। तो इस प्रकार से दाब में भी क्या होती जाती है, इसके दाब में भी वृद्धि होती जाती है लेकिन अधिक वृद्धि नहीं हो पाती, बहुत अधिक वृद्धि। जैसे ताप का कॉन्सेप्ट है वैसे ही दाब का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसके बाद अगला आपका क्या आता है, पृथ्वी का घनत्व आता है। तीसरा क्या आता है आपका, तीसरा आता है आपका पृथ्वी का घनत्व, पृथ्वी का घनत्व, ठीक है। अब यहाँ पर घनत्व की बात करेंगे तो घनत्व की बात आप ऐसी रहेगी आपकी जैसे आपने देखा होगा कि जो आपका महाद्वीपीय क्रस्ट है, महाद्वीपीय क्रस्ट, ये मैं नहीं बता रही हूँ, ये भूगोलवेत्ताओं ने बताया है और भूगर्भ शास्त्रियों ने बताया है कि जो आपका महाद्वीपीय क्रस्ट है, इस महाद्वीपीय क्रस्ट का जो आपका घनत्व है वह कितना है, 2.5 से 2.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। इसके
बाद आप देखेंगे जो आपका महासागरीय क्रस्ट है, महासागरीय क्रस्ट है, महासागरीय क्रस्ट में आपका देखेंगे 3 से 3.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या है, घनत्व है। और पृथ्वी का औसत घनत्व अगर आप देखेंगे तो औसत घनत्व कितना है पृथ्वी का, तो आपका 5.54 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या है, पृथ्वी का एक औसत घनत्व है। यानी कि पृथ्वी का औसत घनत्व आपको क्या मिल गया, 5.54। इसका कहने का अर्थ ये है कि जो आपका घनत्व है इस 5.54 से कम भी है कहीं कहीं और इस 5.54 से अधिक भी है कहीं कहीं, इसलिए इसका औसत क्या निकल के आया है, आपका ये निकल के आया है। अब यहां पर भी बात को बड़े ध्यान से सुनना, मैंने आपको क्या बताया था, शुरुआत में कौन सी प्रोसेस बताई थी, एक मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन की प्रोसेस बताई थी। किसकी प्रोसेस बताई थी, मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन की प्रोसेस बताई थी, मैग्मा पृथक्कीकरण की प्रक्रिया बताई थी। ठीक है, मैग्मा पृथक्कीकरण में क्या हो रहा था, जो हल्के तत्व है सिलिका, पोटेशियम, सोडियम, ये जो तत्व है ये सब कहाँ जा रहे हैं, ऊपर की ओर, क्यों, क्योंकि हल्के है। और निकिल, लोहा, ये सब कहाँ आ रहे हैं, नीचे की ओर, क्यों, क्योंकि ये भारी है। और मैग्नीशियम जैसे जो तत्व है वो मध्य भाग में रह रहे, क्यों, क्योंकि ये अंतरालयी है, ना भारी है ना हल्के है, मध्यम प्रकार के। तो यहाँ पर क्या हो रही थी, मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन की प्रोसेस हो रही थी। तो हल्के तत्व जो इसके ऊपरी भाग में आए, ऊपरी भाग, पृथ्वी के ऊपरी जो भाग है वो क्या है आपका, महाद्वीपों का बना है। तो महाद्वीपीय क्रस्ट इसका, तो फिर जब इसका हल्के है, हल्के तत्व है तो इनका घनत्व भी कम होगा। तो हल्के पदार्थ है तो इनका घनत्व कितना है, 2.5 से 2.8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद जो आप इसकी वो मैग्मेटिक वाली मैग्नीशियम वाला जो अंतरालयी तत्वों की मैं बात कर रही थी, ये जो मैग्नीशियम वाले अंतरालयी तत्व है इसका जो, इससे क्या बना हुआ है, इससे आपकी महासागरी की तली बनी हुई है, महासागरी क्रस्ट बना हुआ है। तो जो आपका महासागरी क्रस्ट है इसका घनत्व कितना है, चूंकि ये क्या है, ये जो तत्व है ये हल्के महाद्वीपीय क्रस्ट जिनसे निर्मित हुआ उन तत्वों की अपेक्षा तो अधिक भारी है, तो ये बीच में जमा हो गया, लेकिन केंद्र में जो तत्व है उनसे हल्का है तो ये ऊपर चला गया। तो ये जो मैग्नीशियम वाला पार्ट है जिससे कि महासागरी क्रस्ट का निर्माण हुआ है, इसका घनत्व कितना हो जाएगा, महाद्वीपीय क्रस्ट की अपेक्षा अधिक है, कितना है, 3 से 3.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद इसके आंतरिक भागों में आपको क्या मिलेगा, निकिल और फेरस मिलेगा। और चूंकि ये क्या है, सबसे भारी लौह धात्विक तत्व है, तो ये वाला जो भाग है इसका, यहाँ पे सबसे भारी, सर्वाधिक भारी पदार्थ है, इसलिए आप इसके केंद्र में देखेंगे तो इसके केंद्र का घनत्व आपको 11 से 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर क्यूब मिलेगा। इसके केंद्र का घनत्व ऐसे मिलेगा। तो मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन की प्रोसेस से एक बात तो समझ में आती है कि वाकई में ये प्रोसेस हुई होगी, तभी तो हम ऊपर हमको हल्के तत्व मिलते हैं, तभी तो मध्य में हमको अंतरालयी तत्व मिलते हैं, तभी तो हमको मध्य भाग में क्या मिलते हैं, निकिल और फेरस जैसे भारी तत्व मिलते हैं। अब ये हमको कैसे पता चला कि ये भारी है, इनके घनत्व के आधार पर, हल्के है इसलिए इनका घनत्व कम है, मध्यम है इसलिए इनका घनत्व मध्यम है, और भारी है इसलिए इनका घनत्व अधिक है। यानी कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंतरतम में जाते जाते हैं वैसे वैसे घनत्वों में वृद्धि होती जाती है, वैसे वैसे घनत्वों में वृद्धि होती जाती है। लेकिन एक बात यहाँ पर बड़े गौर से ध्यान रखना, दाब और घनत्व में वृद्धि एक सीमा तक ही होती है, और जब किसी वस्तु में दाब उस सीमा तक हो जाए या घनत्व उस सीमा तक आ जाए कि अब इससे ज्यादा दाब और घनत्व को बढ़ाया नहीं जा सकता, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, क्रांतिक स्थिति कहते हैं। यानी कि अगर दाब एक 35 लाख एटमॉस्फेरिक प्रेशर दाब हो चुका है तो उससे ज्यादा अब उस क्षेत्र का दाब नहीं बढ़ाया जा सकता, अर्थात कि अब उस पदार्थ ने अपने दाब की अवस्था में क्रांतिक स्थिति को, क्रांतिक दाब की अवस्था को प्राप्त कर लिया है। घनत्व एक समय बाद नहीं बढ़ाया जा सकता क्योंकि घनत्व ने भी क्या कर लिया है, उस क्रांतिक घनत्व की दशा को प्राप्त कर लिया है। कैसे, जैसे मान लो इस पेन को मैं तोड़ूंगी, मैं इसमें खूब दाब लगाऊंगी, इसके जितना जो एरिया है,
जितना जो पार्ट है, जितना दबना है वो एक ही बार में दब जाएगा। यानी मेरे दाब लगाने के बाद इसको जितना दबना है वो उतना ही दब जाएगा, उसके बाद इसमें इससे ज्यादा क्षमता नहीं है कि वो दब जाए। यानी कि अब ये अपनी क्रांतिक दाब वाली अवस्था को प्राप्त कर चुका है, इससे ज्यादा दाब इसमें लगाया जाना असंभव है। अगर लगाया जाएगा तो वो वस्तु टूट करके बिखर जाएगी, फिर वो वस्तु अस्तित्व में ही नहीं रहेगी। वैसे ही घनत्व के संदर्भ में है कि अगर आप किसी चीज पर दाब लगाएंगे उसका घनत्व बढ़ेगा, घनत्व बढ़ते 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 ये इसमें मैंने दाब लगाया, एक समय बाद ऐसा आएगा कि ये टूट जाएगी, और टूट जाएगी बिखर जाएगी, टूट जाएगी बिखर जाएगी, इसके कोई कण कहीं कोई कण, मतलब कि ये वस्तु ही नष्ट हो जाएगी, ये वस्तु ही नष्ट हो जाएगी। यानी कि पृथ्वी के अंतरतम में दाब और घनत्व एक सीमा तक ही लगाया जा सकता है। उस सीमा को क्या कहेंगे आप? क्रांतिक ताप या क्रांतिक घनत्व, क्रांतिक दाब या क्रांतिक घनत्व की सीमा कहेंगे। ऐसी सीमा जिसके बाद ना तो दाब बढ़ सकता है ना तो घनत्व बढ़ सकता है। इसलिए ये सोचना कि अंदर में जाएंगे और कितना ही दाब बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। एक सीमा में ही दाब और घनत्व में वृद्धि होती है, एक सीमा में ही क्या होती है? दाब और घनत्व में वृद्धि होती है, दाब और घनत्व में वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये जो आपने अभी तक का एनालिसिस किया, जिसमें आपने प्रत्यक्ष स्रोत देखे, अप्रत्यक्ष स्रोत देखे। अप्रत्यक्ष स्रोत में हालांकि अभी हमने एक ही बिंदु देखा है। इतने बिंदुओं को अगर मैं आपके सामने बोलूं कि इतने बिंदुओं से निष्कर्ष क्या निकला, तो इन सभी बिंदुओं से सिर्फ एक ही निष्कर्ष निकला कि पृथ्वी के अंतरतम में ताप में वृद्धि होती है, दाब में वृद्धि होती है, घनत्व में वृद्धि होती है। लेकिन ताप की वृद्धि दर सब जगह एक समान नहीं है, जैसे जैसे अंदर जाएंगे वृद्धि दर में कमी होती जाएगी। दाब और घनत्व की अगर बात करें तो दाब और घनत्व भी समान रूप से नहीं लगता है। मतलब कहने का अर्थ ये कि जिस एरिया कहने का अर्थ है कि जिस एरिया में चट्टानी संरचना अधिक, उस एरिया में अधिक दाब लग जाएगा, जहां पर कम है वहां पर कम दाब लगेगा, जहां अधिक दाब लगेगा वहां का घनत्व अधिक होगा, जहां कम दाब लगेगा वहां का घनत्व कम होगा। तो इस प्रकार से पृथ्वी का जो आंतरिक स्वरूप है वो सब जगह एक समान प्राप्त नहीं होता है, अलग अलग प्राप्त होता है। और एक और चीज क्या सीखने को मिली? एक और चीज ये सीखने को मिली कि दाब और घनत्व एक सीमा तक ही बढ़ाया जा सकता है, या एक सीमा तक ही बढ़ सकता है। अगर उससे ज्यादा दाब या घनत्व को बढ़ाने का या दाब और घनत्व बढ़ता है तो वह वस्तु ही अस्तित्व में नहीं रहेगी, वह वस्तु ही जाएगी। तो उस जो सीमा है, उस सीमा को, नाम शब्द को याद रखना, उस सीमा को क्या कहते हैं? क्रांतिक दाब की अवस्था, क्रांतिक घनत्व की अवस्था की अब इससे ज्यादा दाब और घनत्व बढ़ाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो आज की आपकी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कल हम इसके नेचुरल जो आपके प्राकृतिक प्रमाण है, नेचुरल जो आपके एविडेंस है, उसके बारे में कल हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, कल ही हम भूकंप के द्वारा जो पृथ्वी के इंटीरियर को बहुत अच्छे से समझा गया भूकंपी तरंगों के माध्यम से, ठीक है, उस सब की हम अब कल चर्चा करेंगे, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। किसी का कोई सवाल कुछ हो तो पूछ लो, मैं खड़ी हूँ अभी आपके लिए 2 मिनट। हाँ, सरिता जी आप क्लास में हैं? हाँ सरिता जी, आप एनसीईआरटी बोल रही थी, ये जो मैं पढ़ा रही हूँ इसके साथ आप 11th की एनसीईआरटी पढ़े। किसकी पढ़ेंगे? ये जो क्लासेस अभी चल रही है इसके साथ 11th की पुरानी एनसीईआरटी आएगी और न्यू एनसीईआरटी आएगी। पुरानी न्यू दोनों पढ़ना है, ठीक है। क्लास 11th की नई और पुरानी दोनों एनसीईआरटी पढ़ना है। ये जो मैं टॉपिक अभी भौतिक भूगोल का चल रहा है और भौतिक भूगोल की सारी जानकारी बहुत अच्छे से 11th की एनसीईआरटी में दी है, नई और पुरानी दोनों पढ़नी है, ठीक है। चलो, नई और पुरानी दोनों पढ़िए, ठीक है। धन्यवाद सतीश जी आप लोगों का भी सुनने के लिए मुझे यहाँ पर, ठीक है। और किसी का कोई सवाल है क्या? और किसी को कुछ पूछना है? चलेगा, तो लगता है मुझे किसी को कोई डाउट नहीं है ना। चलो, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे की क्लास कल रखेंगे कंटिन्यू इसी समय पे, है ना।